सुप्रभात दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 13 जनवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है। तो 2021 में भारत का अगर जिला की बात करें तो सबसे स्वच्छ जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे स्वच्छ जिला हो जाएगा सूरत, याद रखिएगा। सबसे स्वच्छ जिला कौन हो जाएगा दोस्तों, सूरत। अगर सबसे स्वच्छ जो है शहर की बात करें तो यह हो जाएगा इंदौर, दूसरा स्थान पर हो जाएगा सूरत, तीसरा स्थान पर वाराणसी विजयवाड़ा, और गंगा शहर हो जाएगा वाराणसी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि सबसे स्वच्छ शहर 2021 में इंदौर, दूसरा स्थान पर सूरत, तीसरा में विजयवाड़ा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर तो वाराणसी, याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है दोस्तों। तो सबसे बड़ा शहर की बात करें यदि तो सबसे बड़ा शहर में आ जाएगा कानपुर, याद रखिएगा। भारत का सबसे गंदा शहर कौन है तो बिहार का सासाराम, याद रखिएगा। जितने शहरों को जो चयन किया गया था उसके लिए उसमें सबसे अंतिम स्थान पर रहा है सासाराम दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि बिहार का है। सासाराम में किसका मकबरा था दोस्तों, तो शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह पुरस्कार जो दोस्तों दिया गया, जो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, तो सतीश अडिगा को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, सतीश अडिगा। तो सतीश अडिगा को दिया गया है, याद रखिएगा। रुपेश गोयल कौन है दोस्तों, तो रुपेश गोयल को हाल ही में जियो स्पेशल यंग स्पेशल पुरस्कार दिया गया है। तो ICMR का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही चर्चा में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया यंग जियो स्पेशल अवार्ड 2021 रुपेश गोयल को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, तो रुपेश गोयल। अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 विद्युत मोहन को दिया गया, याद रखिएगा, विद्युत मोहन को। और आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के भी वर्तमान में हेड है दोस्तों, याद रखिएगा। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में 1 जनवरी के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा, यानी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इस बार जो है 17वां मनाया जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा यह 9 जनवरी को, याद रखिएगा, सही हो जाएगा 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी जो है 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, याद रखिएगा। उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने कहाँ में निकाला था दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भारत में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था चंपारण सत्याग्रह में, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 के बेलगावा अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। IC समझौता के फलस्वरूप दोस्तों महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड में गए थे। गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ दोस्तों, तो गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ है। तो पहला हुआ है 1930, दूसरा 31, तीसरा 32, याद रखिएगा। पूना पैक्ट, तो पुणे में स्थित यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार जो दोस्तों मनाया गया था, उसको छोड़ देते हैं। पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र राज्य के एक शहर नागपुर में आयोजित किया गया है। यानी कि विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन तो 1975 में नागपुर में, याद रखिएगा। भारत में यह दिवस 2003 से मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में इस भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में अन्य देशों में विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। यानी कि अन्य देशों में 2006 से शुरू किया गया। 2003 में किसके प्रधानमंत्री, तो मनमोहन सिंह के काल में, याद रखिएगा दोस्तों। 2006 में मनमोहन सिंह का काल था दोस्तों, याद रखिएगा। 2003 में था अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वीर बाल दिवस की मनाने की घोषणा किया दोस्तों, वो है 26 दिसंबर।
यानी कि 26 दिसंबर 2022 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? वर्ष 2022 से बात करें तो 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। यह घोषणा 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व सिखों के 10वें गुरु खालसा समुदाय के संस्थापक के जयंती पर अवसर पर। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है दोस्तों कि खालसा समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे खालसा समुदाय के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, 10वें गुरु भी थे। श्री गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था तेग बहादुर। दोस्तों याद रखिएगा, तेग बहादुर। तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? तेग बहादुर को मरवा दिया था, याद रखिएगा, औरंगजेब ने। दोस्तों याद रखिएगा, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, तेग बहादुर को, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। 26 दिसंबर वह दिन है जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह ने 6 और 9 साल की छोटी उम्र में एक दीवार में जिंदा सील करके शहादत प्राप्त की थी। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह 18 और 14 साल की छोटी उम्र में चमकौर साहिब में दुश्मन से लड़ते हुए 21 दिसंबर 1905 को शहादत की प्राप्ति की थी। इन्हीं के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में स्टार्ट किया जाएगा पहली बार 26 दिसंबर को। जनवरी 2022 में किस एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? किसे? तो जनवरी 2022 में विजयपाल शर्मा को बनाया गया। किसे बनाया गया दोस्तों? तो विजयपाल शर्मा, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग है। बीके त्रिपाठी को हाल ही में जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। पंकज कुमार सिन्हा बीएसएफ के हाल ही में हेड बने हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभय कुमार सिन्हा जो है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। इसका कार्य क्या है? तो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करवाना, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागू होता है 24 फसलों के लिए होता है। याद रखिएगा। नोट या ध्यान रखिएगा, उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए निर्धारित होता है। एमएसपी गन्ने के लिए निर्धारित नहीं होता है। क्या होता है? तो उचित और लाभकारी मूल्य। याद रखिएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो फिक्की के हाल ही में नए अध्यक्ष संजीव मेहता बनाए जाएंगे। फिक्की के फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा। स्थापना 1927 ईस्वी में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर किया गया था। याद रखिएगा। फिक्की की स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। सलाह किन कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी। दोस्तों कृषि जो है राज्य सूची का विषय हम लोग को मालूम है। एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध क्या है? तो एमएसपी को लागत का 1.5 गुना करना। रेलवे बोर्ड के नौ सीईओ और चेयरमैन कौन बनाया? तो विनय कुमार त्रिपाठी। सौम्या स्वामीनाथन जो कि एमएस स्वामीनाथन की पुत्री है, तो WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है वर्तमान में सौम्या स्वामीनाथन। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति के कारण किस फसल की उपज में कमी आई थी? तो दाल। और किसकी फसल जो है बहुत अधिक बढ़ गई थी? तो गेहूं। दोस्तों याद रखिएगा, गेहूं की बढ़ गई थी जबकि दाल की कमी आई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जल संरक्षण के पुरस्कारों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु। जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2009-19 ईस्वी में हुआ। इसके प्रथम मंत्री कौन थे? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? तो सहकारिता मंत्रालय, जिसका गठन 2021 में हुआ। प्रथम मंत्री इसके बन गए अमित शाह, संयुक्त सचिव बने अभय कुमार सिन्हा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो राजेंद्र सिंह। बहुत सारे वीडियो में बताया वाटरमैन ऑफ इंडिया। बिहार एसआई 2021 की एग्जाम में पूछा गया है वाटरमैन ऑफ इंडिया। कथक जो है उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, जो कि जिनसे संबंधित है बिरजू महाराज। दोस्तों जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो क्रिप्टो वायर। क्रिप्टो वायर ने क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम होगा? तो IC15। सिर्फ व्यापार करने वाले शीर्ष व्यापार करने वाले 15 क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या था दोस्तों? तो लिब्रा।
बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश था अल सल्वाडोर। बिटकॉइन का आविष्कार सातोशी नाकामोतो 2009 ईस्वी में, जो कि संबंध जापान से है। बिटकॉइन सिटी बनाने वाला प्रथम देश तो अल सल्वाडोर दोस्तों, याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर कार्य करती है तो ब्लॉकचेन के। पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें सबसे जो है अधिक गरीब राज्य कौन है तो सबसे अधिक गरीब राज्य है बिहार दोस्तों। अब बिहार का जो सबसे अधिक गरीब जिला है तो वह है किशनगंज। और सबसे कम गरीब कहाँ में रहते हैं बिहार में दोस्तों तो पटना। अगर भारत में बात करें कि सबसे कम गरीब वाला राज्य कौन हो जाएगा तो भारत में हो जाएगा केरल दोस्तों। अब अगर बात करें केरल में भी सबसे कम गरीबी किस जिला में है तो कोट्टायम। तो कोट्टायम में 0% जो है गरीबी दर्ज किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय कहाँ है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। बिहार में स्थित एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है दोस्तों तो मगध स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा, मगध स्टॉक एक्सचेंज जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो आयशा मलिक जो है किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, याद रखिएगा। तो आयशा मलिक, याद रखिएगा, पाकिस्तान की बनी है सुप्रीम कोर्ट की जज। पाकिस्तान में प्रथम हिंदू पायलट का क्या नाम था दोस्तों तो राहुल देव। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम महिला तो मीरा साहिबा फातिमा बीबी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी, नागा रत्ना। सुप्रीम कोर्ट में वकील से डायरेक्ट जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है तो इंदु मल्होत्रा दोस्तों। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन है तो लोयड बैराज, याद रखिएगा, लोयड बैराज दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है तो मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका घोषणा की है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने के लिए। जनरल बिपिन रावत की बात करें दोस्तों तो भारत के प्रथम CDS थे, याद रखिएगा, चीफ डिफेंस स्टाफ, याद रखिएगा दोस्तों। तो जनरल बिपिन रावत के हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो M17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोस्तों ये जो है कहाँ से कहाँ जा रहा था तो ये जा रहा था सुलूर से कहाँ जा रहा था दोस्तों तो वेलिंगटन में क्या है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। तो वहाँ जा रहा था तो कन्नूर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया खराब मौसम के कारण, वहाँ पर सभी लोग मर गए। इसमें 14 लोग सवार थे, 14 लोग। बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी, वो भी डेथ कर गई, याद रखेगा। इस जो है हेलीकॉप्टर का पायलट कौन थे दोस्तों तो पृथ्वीराज सिंह, याद रखिएगा, पृथ्वीराज सिंह इसके पायलट थे, ग्रुप कैप्टन थे, विंग कमांडर थे। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी हाल ही में कहाँ में खोलने की घोषणा की गई दोस्तों तो मेरठ में, याद रखिएगा। और पुणे में जो है एक सैनिक विद्यालय दोस्तों वो किनके नाम पर रखा गया है तो नीरज चोपड़ा जो भारत के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते उनके नाम पर पुणे में एक सैनिक विद्यालय का नाम रखा गया है। पशु युद्ध स्मारक दोस्तों तो पशु युद्ध स्मारक मेरठ में खोला गया है। यानी कि जो जैसे कि कुत्ता जो दोस्तों युद्ध में भाग लेता है, सैनिक इसको ट्रेन करते हैं तो वो सब रिटायर करके उसी के लिए स्मारक बनाया गया है। पशु जो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ में बना है दोस्तों कुशीनगर में। और कुशीनगर एयरपोर्ट भी बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 5वां एयरपोर्ट बन गया है कहाँ का तो उत्तर प्रदेश का। सिंधु यूनिवर्सिटी लद्दाख में दोस्तों। भारत में सियाचिन पर अधिकार 1984 ईस्वी में किस ऑपरेशन से किया था ऑपरेशन मेघदूत। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का क्या नाम है दोस्तों तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि नुब्रा घाटी में स्थित है, याद रखिएगा। सियाचिन, न से नुब्रा घाटी में, न से खत्म हुआ न से स्टार्ट कर देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2022 में किसने पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक का नया अध्यक्ष बनाया गया है तो ओपेक का नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों हैथम अल घीस, याद रखिएगा, हैथम अल घीस को बनाया गया है दोस्तों। SCO के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं संघाई सहयोग संगठन झांग मिंग, याद रखिएगा दोस्तों। ओपेक की बात करें दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, सदस्य देश इसमें कितने दोस्तों तो 13 सदस्य देश हैं। ओपेक की स्थापना 1927 में हुआ था, 60 ईस्वी में हुआ था।
इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। संघाई सहयोग संगठन का नया महासचिव झांग मिंग को बनाया गया। नवीनतम मेंबर ईरान है, नौमा। आई से ईरान, आई नौमा लेटर होता है। किस देश के पास सबसे अधिक पेट्रोलियम भंडार है? तो वेनेजुएला, याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला का ही कहते हैं दक्षिण अमेरिका का द्वार भी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 8 जनवरी 2022 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है पूरे 5 राज्यों की दोस्तों। 5 राज्यों की, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, ऐसे ऐसे 5 राज्यों के लिए घोषणा की है। तो हाल ही में आदर्श आचरण संहिता कब लागू होता है? जब चुनाव की डेट की घोषणा की जाती है तब लागू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, जहाँ पर 403 सीटों के लिए होना है विधानसभा सीट। उत्तराखंड में 70 सीट, मणिपुर में 60 सीट, पंजाब में 117, गोवा में 40। तो विधानसभा का चुनाव होने वाला, विधानसभा के यहाँ 5 जगह इतना इतना सीट है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों, याद रखेगा। 21 है से किया गया 18, तो 21 तो 61, याद करने में सहूलियत होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु कानून लागू किया है? तो बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु कानून लागू किया है दोस्तों, उस देश का नाम है फिलीपींस, याद रखिएगा। कौन लागू किया है दोस्तों? तो फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? तो रॉबर्ट दुर्गेतो। 18 साल के कम उम्र की बालिका शादी की गई या लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उनके माता पिता को 12 साल की जेल होगी। उड़ीसा का प्रथम जिला जो बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया, हाल ही में पता है दोस्तों, तो गंजम है, याद रखिएगा। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था, याद रखिएगा, शारदा एक्ट। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? तो मनीला, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मनीला में ही है, जिसका स्थापना 1966 में हुआ था। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। तो मारिया रेसा कहाँ के थे दोस्तों? तो ये फिलीपींस के थे, जबकि दिमित्री मुराटोव कहाँ के थे? तो ये थे रूस के, याद रखिएगा दोस्तों। ये दोनों क्या करते थे? तो पत्रकारिता के लिए दिया गया है, मानव अधिकारों के लिए पत्रकारिता करते थे। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो उसका सही जवाब है जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के वर्तमान में हेड हैं। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT 2007, श्वेता वर्मा, गगन कुमार, रोहित राज, विवेक कुमार, रुपेश यादव, हर्षिका वर्मा, नेचुरल ब्लॉग, पृथ्वीराज, आयुष वर्मा, माहिराज इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही वीडियो पर रोज बने रहिए और कमेंट करके जवाब देते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की हाल ही में आधारशिला कहाँ में रखी गई है? यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम से यूनिवर्सिटी हाल ही में आधारशिला कहाँ में रखी गई है? माने कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ में बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें तो गोल किनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा उपयुक्त महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलता रहे दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।